हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और घर पर सुरक्षित भी होंगे, साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी घर जाके अपने किताब से सवालों को तो बनाते हैं ना। वो बनाना मत छोड़िएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से ही आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है। आपको अपने किताब से भी उसको पढ़ना जरूरी है और सवालों को भी बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम कक्षा 11 से करते हुए गणित में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे और बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स पार्ट को पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में मैट्रिसेस पार्ट की शुरुआत करेंगे आज, यानी आव्यूह पार्ट को पढ़ेंगे। और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम बायोलॉजी में मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक बार फिर याद दिला दूं, एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सभी पार्ट को पढ़ना है और गणित के ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा, पिछले कुछ अध्यायों में हमने पढ़ा सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं, उनके बीजगणित तथा तत्समक के बारे में। शुरू करते हैं आज का एक नया अध्याय और जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी यानी द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। साथ ही साथ देखेंगे सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के साथ बच्चों सबसे पहले हम शुरू करेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक। आपके सामने सबसे पहले एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सबसे पहले z का मापांक दर्शाया कैसे जाता है। बच्चों आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन में दो सीधी रेखाओं के बीच में z को लिखा गया है। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ z यानी मॉड ऑफ z। यह जो है वो मापांक को दर्शाता है और इसको परिभाषित करते हैं हम ऋणोत्तर वास्तविक संख्या अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अर्थात जो मॉड्यूलस ऑफ z यानी जो z का मापांक है वो बराबर है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। यहाँ पर जो बच्चों a है वह वास्तविक भाग है तथा जो b है वह काल्पनिक भाग है। आइए बच्चों इसको और अच्छे से समझते हैं उदाहरण की सहायता से। पहला उदाहरण आपको दे रखा है z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। हमें इसका मापांक ज्ञात करना है। तो जब हमने लिया मॉड्यूलस ऑफ z यानी z का मापांक, तो हमने देखा अंडर रूट में आया 3 जो कि हमारा वास्तविक भाग है उसका स्क्वायर प्लस 1, आई के साथ कुछ नहीं है तो बच्चों 1 मान सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों का योग लूं तो होता है 10 यानी अंडर रूट 10। आइए बच्चों हम देखते हैं एक और उदाहरण। यहाँ पर आपको एक दूसरी सम्मिश्र संख्या दे रखी है z इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। इसका हमें मापांक ज्ञात करना है। हल में हमने देखा जो z का मापांक है यानी मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो है मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 5 आयोटा। इसको हल करने पर बच्चों देखो वास्तविक भाग 2 प्राप्त हुआ, लेकिन जो काल्पनिक भाग है वो -5 है, तो -5 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर लूं तो बच्चों 4 प्राप्त होगा, -5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, तो 4 प्लस 25 मिलके हमारा 29 होता है, तो अंडर रूट 29। इसी के साथ बच्चों अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी। संयुग्मी निकालने के लिए सबसे पहले आप एक सम्मिश्र संख्या लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। संयुग्मी दर्शाया जाता है z के ऊपर इस रेखा से। ये जो रेखा है बच्चों z के ऊपर खींची गई है, इसको हम बार पढ़ते हैं, तो z बार से इसको दर्शाया जा रहा है। सम्मिश्र संख्या जो है हमें संयुग्मी जो उसका प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है a माइनस आयोटा b।
ये हुआ कैसे है बच्चों? अर्थात हमने यह जाना कि z का जो संयुग्मी है z बार है वो a माइनस आयोटा b। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, देखो अगर आपको सम्मिश्र संख्या में बीच का चिन्ह प्लस दे रखा है तो संयुग्मी में माइनस आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको सम्मिश्र संख्या में माइनस दे रखा है तो संयुग्मी में वो प्लस हो जाएगा। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों, आइए देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, इसका हमें संयुग्मी ज्ञात करना है। तो हमने देखा z बार इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा का बार। अब देखो बच्चों सम्मिश्र संख्या में हमको प्लस दे रखा है तो संयुग्मी में क्या होगा? माइनस। ठीक है, इसी के साथ हमने अगला उदाहरण देखा। इस सम्मिश्र संख्या में लिखा है z इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। तो बच्चों ये जो बीच का चिन्ह है ये माइनस है, इसका संयुग्मी अगर मैं निकालती हूँ z बार यानी 2 माइनस 5 आयोटा का बार तो मुझे प्राप्त होता है 2 प्लस 5 आयोटा। बीच का चिन्ह जो है बच्चों वो माइनस था तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले ऋणेतर सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हमको दे रखी है, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़े तो प्रतिलोम जो होता है गुणात्मक वो किस प्रकार? बच्चों हमने अभी आपको गुणनफल में पढ़ाया था z की घात -1 यानी 1 अपॉन z, 1 बटा z, z का मान लिख दिया a प्लस आयोटा b। आप सभी जानते हैं सम्मिश्र संख्या जब हम प्राप्त करते हैं तो नीचे का आयोटा चिन्ह हटाना होता है, उसके लिए मैंने अंश तथा हर दोनों को ही गुना कर दिया a माइनस आयोटा b से। इसे जब हल किया तो प्राप्त हुआ ऊपर a माइनस आयोटा b और नीचे बटे में प्राप्त होता है a प्लस आयोटा b का गुणनफल a माइनस आयोटा b के साथ। यहाँ आप हल करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर सभी को पता है -1 होता है, तो नीचे अब आपको प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो a बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि मैं जोड़ के देखूं तो प्राप्त होता है a माइनस आयोटा b बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ आपने एक चीज देखी, सम्मिश्र संख्या दे रखी थी a प्लस आयोटा b और यहाँ आपको मिल गया a माइनस आयोटा b, तो एक तरह से आपको इसका संयुग्मी प्राप्त हुआ। और नीचे देखो बच्चों मापांक होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट का चिन्ह नहीं है यानी मापांक का वर्ग स्क्वायर कर दिया गया है, तो ठीक वही लिखा मैंने नीचे। इससे हमें एक संबंध प्राप्त होता है कि सम्मिश्र संख्या का जब आप गुना करते हैं संयुग्मी के साथ तो आपको प्राप्त होता है मापांक का वर्ग यानी मापांक का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें कहा है किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं z1 और z2 को अगर आप लेते हैं तो उनके लिए कुछ निष्कर्षों को सुगमता से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो आइए बच्चों देखते हैं वह निष्कर्ष। पहला है, तो आप यहाँ देखिए बच्चों z1 और z2 अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, इनका अगर गुणनफल लेने के बाद उसका मापांक ले तो वह बराबर होता है z1 और z2, इन दोनों के आप अलग अलग मापांक लेकर उनका गुणनफल कर लीजिए, दोनों का ही मान आपस में बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याओं का यदि आप गुणनफल लेते हैं और फिर उसका संयुग्मी ले तो वह बराबर होता है z1 और z2 दोनों के संयुग्मी के गुणनफल के। ठीक है बच्चों, अगला निष्कर्ष है z1 और z2 इन दोनों का अगर भागफल लिया जाए उसके बाद आप अगर मापांक ले रहे हैं वह बराबर होगा z1 के मापांक का अगर भाग दिया जाए z2 के मापांक से। पर यहाँ स्थिति यह है बच्चों कि z2 का मापांक जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला निष्कर्ष हमने यह देखा कि या तो आप दोनों सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ लीजिए या दोनों का अंतर ले लीजिए, उसके बाद जब आप संयुग्मी लेते हैं तो वह बराबर होता है z1 और z2 दोनों का अलग संयुग्मी लेकर जोड़ने या उसका अंतर लेने के बराबर। ठीक है बच्चों, आखिरी निष्कर्ष है z1 को अगर आप z2 से भाग दें और इस पूरे का यदि आप संयुग्मी लेते हैं तो वह बराबर होता है z1 के संयुग्मी को अगर z2 के संयुग्मी से भाग दिया जाए। ठीक है बच्चों,
इसी के बाद चलो चलते हैं, एक उदाहरण देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालना है। z बराबर आपको दे रखा है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो हल हमने देखा, सबसे पहले एक सम्मिश्र संख्या मान ली हमने, z = 2 - 3 आयोटा। तो इसका संयुग्मी हमने ज्ञात किया। तो बच्चों देखो 2 - 3 आयोटा है, बीच का चिन्ह बदल जाएगा तो 2 + 3 आयोटा हो गया। जब हमने मापांक लिया, मापांक में होता है अंडर रूट दोनों का वर्ग, उसका योगफल होता है ना। यहां जब हमने उसका स्क्वायर ले लिया तो मुझे प्राप्त होता है 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है और -3 का होल स्क्वायर जो है वो 9 होता है। तो 4 और 9 मिलके 13 हो गए। ठीक है बच्चों, हमने गुणात्मक प्रतिलोम में एक संबंध स्थापित किया था, उस हिसाब से 2 - 3 आयोटा का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वह होता है z का संयुग्मी बटे मापांक के वर्ग से भाग दिया जा रहा है। यानी ऊपर आएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, जिसको आप अलग अलग देखें 2/13 प्लस 3 आयोटा बाय 13। इसको इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों आप एक और वैकल्पिक रूप भी ले सकते हैं। देखिए z इनवर्स जो है वो क्या है बच्चों, z का जो घात -1 यानी z का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो है 1/2 - 3 आयोटा, यानी 1/2 - 3 आयोटा। सबसे पहले हमें आयोटा का चिन्ह हटाना है, तो अंश और हर दोनों में ही 2 + 3 आयोटा से हमने गुना कर दिया। गुना करने पर आगे जब इसको हमने हल किया तो ऐसे आप देख सकते हैं बच्चों, आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 होता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस से गुना होके प्लस हो जाएगा। नीचे आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 13। कैसे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऊपर का जो है बच्चों वो वैसे ही रहेगा। तो 2 + 3 आयोटा का डिवाइड हुआ 13 से। इस तरीके से हमको क्या मिला, 2/13 प्लस 3 आयोटा बाय 13। इसी के साथ बच्चों हमने गुणात्मक प्रतिलोम निकालना भी सीख लिया। आज के इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। घर पर जाइए बच्चों, मापांक, संयुग्मी तथा गुणात्मक प्रतिलोम, इससे जुड़े जितने प्रश्न दिए हैं आपकी पुस्तिका में, आप उनको हल कर देख सकते हैं। किसी प्रकार के संदेह और सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम जैव अणु के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती है जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसीन आदि। प्रोटीन समबहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक होते हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करता है। इनमें से कुछ पोषकों की कोशिका झिल्ली के होकर अभिगमन करने तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहायक होते हैं और कुछ एंजाइम के रूप में होते हैं। अब हम कुछ प्रोटीन और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। कोलेजिन, इसका काम है अंतरकोशिकीय भरण पदार्थ। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। प्रतिजीव संक्रमितकर्ता से लड़ता है। ग्राही संवेदी ग्रहण जैसे सूचना, स्वाद आदि में मदद करता है। GLUT4 यानी GLUT4 ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन कराता है।
अब मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बताऊंगी। कोलेजिन पशुओं में दुनिया का सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन, रूबिस्को पूरे जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। प्रोटीन्स की संरचना। प्राथमिक संरचना। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा यानी सी सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन की लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती। ये लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है। वास्तव में प्रोटीन की लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां ही मिलती है। द्वितीयक संरचना। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी होती है। इन्हें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के रूप में जाना जाता है। ये स्थिर तय पैटर्न एक प्रोटीन का द्वितीयक संरचना बनाते हैं। तृतीयक संरचना। प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन का तृतीयक संरचना कहते हैं। जैविक क्रियाकलापों में इनके आवश्यकता होती है। चतुष्क संरचना। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों के समूह होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उपापकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? अम्ल अविलेय भाग में दूसरी श्रेणी के वृहत अणुओं की तरह पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसैकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह जैसे कपास के रेशे हो विभिन्न प्रकार एकल सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। उदाहरणार्थ, सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसैकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज से बना होता है। सेलुलोज एक समबहुलक है। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। पादप कोशिका कागज और रुई की भीति सेलुलोज की बनी होती है। इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। सेलुलोज का एक परिवर्तित रूप स्टार्च यानी मंड सेलुलोज से भिन्न है, लेकिन ये पादप उत्तकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। मंड में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में अणु इसके कुंडलीय भाग से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है पॉलीसैकेराइड का, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड व पॉलीपेप्टाइड्स के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव उत्तक या कोशिका का वास्तविक वृहत आणविक अंश बनाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न प्रकार के रासायनिक घटकों से बना होता है: विषम चक्रीय यौगिक, मोनोसैकेराइड और फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट।
कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार दोस्तों, आज हम आवयोग का दूसरा भाग देखेंगे। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था आवयोग की भूमिका तथा आवयोग के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवयूहों पर संक्रियाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, हम आवयूहों पर कुछ संक्रियाओं को प्रस्तुत करेंगे, जैसे आवयूहों का योग, किसी आवयूह का एक अदिश से गुणा, आवयूहों का व्यवकलन तथा गुणा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आवयूहों का योग से। तो दोस्तों, दो आवयूहों का योगफल प्रदत्त आवयूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आवयूह होता है। यानी कि जब आप किन्हीं दो आवयूह के अवयवों को जोड़ेंगे तो आपको उनका योगफल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त योग के लिए दोनों आवयूहों को समान कोटि का होना चाहिए। यानी कि हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा यहाँ पर कि हमारे जो दोनों आवयूह हैं, क्या उनकी कोटि समान है। यदि उन दोनों की कोटि समान है तो उसके बाद हम उन दोनों आवयूहों के संगत अवयवों को जोड़कर उनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। हमने यहाँ पर दो आवयूह लिया है, A11, A12, A21, A22, और जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारा वो है B11, B12, B21, B22। तो आइए देखते हैं कि इसका योगफल हमारा क्या प्राप्त होगा हमें। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स है, इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या इनकी कोटि समान है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स की कोटि जो है वो समान है, जो कि है 2 क्रॉस 2। तो जब इनकी कोटि समान है तो आइए अब हम ज्ञात करते हैं इसका योगफल। तो इसका योगफल के जो अवयव हमें प्राप्त होंगे वो होंगे A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। तो ये आए हैं हमारे इन दोनों मैट्रिक्स के जोड़ने पर आवयूह। आइए एक और उदाहरण देखते हैं इसका। स्क्रीन पर आपको दो मैट्रिक्स दिख रहे होंगे, अर्थात आवयूह दिख रहे होंगे, जिनके अवयव है 80, 60, 75, 65, 90, 85, और दूसरा जो आवयूह है उसके जो अवयव है वो है 90, 50, 70, 55, 75, 75। अब जब आप इन दोनों आवयूहों का योग ज्ञात करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर योग ज्ञात करने का जो हमारा सबसे पहला चरण है वो है कि ये देखना कि क्या इनकी कोटि समान है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहले इनकी कोटि देखते हैं। तो इन दोनों की कोटि जो है वो है 3 क्रॉस 2।
तो इन दोनों की कोटि जो है वो समान है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इन दोनों अवयवों का योग, जो कि हमें प्राप्त होगा 80 योग 90, 60 योग 50, 75 योग 70, 65 योग 55, 90 योग 75, 85 योग 75, जिनका जब आप योग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा उनके अवयव 170, 110, 145, 120, 165, 160। तो इस तरह से हम दिए गए अवयवों का योग ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी अवयवों का योग के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं एक अवयव का एक अदिश से गुणन। मान लीजिए कि आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स A जिसके अवयव है 3 1 1.5 वर्गमूल 5 7 घटा 3 2 0 5। अगर आपको ये अवयव देकर आपसे 3A का मान पूछा जाए तो ये आप कैसे बताएंगे? आइए देखते हैं। 3A अर्थात 3 गुने अवयव जिनके अवयव हैं 3 1 1.5 वर्गमूल 5 7 घटा 3 2 0 5। अब इसे आप किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप 3 को सबसे पहले गुणा करेंगे पहले पंक्ति से, फिर 3 को गुणा करेंगे दूसरे पंक्ति से, फिर 3 को गुणा करेंगे तीसरे पंक्ति से। तो जब आप इन तीनों को गुणा करके ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा उस अवयव के अवयव 3 गुने 3, 3 गुने 1, 3 गुने 1.5, 3 गुने वर्गमूल 5, 3 गुने 7, 3 गुने घटा 9, 3 गुने 2, 3 गुने 0, 3 गुने 5। जिसे आप और हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा अवयव के अवयव 9 3 4.5, 3 वर्गमूल 5 21 घटा 9 6 0 15। तो ये आपको अवयव प्राप्त हुए हैं जब आपने 3 से गुणा किया दिए गए अवयव को। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम एक अवयव को एक अदिश से गुणा करते हैं और फिर ज्ञात करते हैं उनका मान। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे अवयव का ऋण अवयव। तो दोस्तों किसी अवयव A का ऋण अवयव अर्थात घटा A से निरूपित होता है। हम घटा A को घटा A बराबर घटा 1 गुणे A द्वारा परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट को देखकर ही समझ आ गया होगा कि घटा A अगर आपको ज्ञात करना है और आपके पास A है तो आप घटा 1 से गुणा करेंगे A को, तो आपको घटा A का मान प्राप्त हो जाएगा और इसी को कहते हैं अब अवयव का ऋण अवयव अर्थात नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे अवयव का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। यदि A बराबर Aij तथा B बराबर Bij समान कोटि m क्रॉस n वाले दो अवयव हैं तो इनका अंतर A घटा B एक अवयव D बराबर Dij जहां I तथा j के समस्त मानों के लिए Dij बराबर Aij माइनस Bij है द्वारा परिभाषित होता है। यानी कि अगर आपको किन्हीं दो अवयव का अंतर ज्ञात करना है तो उसे आप कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं जो कि होगा A योग घटा 1 गुने B यानी कि अवयव A तथा अवयव घटा B का योगफल। आइए दोस्तों एक उदाहरण देखेंगे जिससे कि आपका ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा लिया गया उदाहरण है, मान लीजिए कि A बराबर अवयव जिनके अवयव हैं 3 1 घटा 5 x है तो घटा A किसके बराबर होगा? तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं घटा A बराबर होता है घटा 1 गुणे A के। तो अब हम घटा A का मान ज्ञात करने के लिए हमारे दिए गए अवयव को गुणा करेंगे घटा 1 से जो कि होगा एक अवयव का एक अदिश से गुणन, जो कि आपने सीख रखा है। उसी प्रोसेस से आप इनका गुणन करेंगे जिससे कि आपको अवयव के अवयव प्राप्त होंगे घटा 1 गुणे 3 घटा 1 गुणे 1 घटा 1 गुणे घटा 5 घटा 1 गुणे x, जिसे आप और हल करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा घटा 3 घटा 1
5 घटा x। तो दोस्तों यही हो जाएगा घटा a का मान। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं। यदि अवयव a जिसके अवयव हैं 1 2 3 2 3 1 तथा b अवयव जिसके अवयव हैं 3 घटा 1 3 घटा 1 0 2, तो 2a घटा b ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों 2a घटा b का मतलब होता है 2 गुणे अवयव a घटा अवयव b। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इनका मान, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। जब हम 2 को गुणा करेंगे अवयव a से और फिर घटाएंगे अवयव b से, तो जब हम 2 को गुणा करेंगे अवयव a से तो हमें ये प्राप्त होगा 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 1, जो कि प्राप्त अवयव के अवयव हैं, घटा अवयव b, जिसे हम हल करेंगे अब तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा अवयव जिसके की अवयव होंगे 2 4 6 4 6 2 घटा अवयव b। अब इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर हमारा प्राप्त किया गया अवयव को जोड़ेंगे घटा अवयव b से। तो जब हम इसे जोड़ेंगे घटा अवयव b से तो हमारा अवयव का अवयव होगा 2 योग घटा 3 4 योग 1 6 योग घटा 3 4 योग 1 6 योग 0 2 योग घटा 2, जिसे आप और हल करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा घटा 1 5 3 5 6 0। तो दोस्तों यही होगा जब आप 2a घटा b को हल करेंगे। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में आपने सीखा कि किस तरह से हम अवयवों का योग ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से एक अवयव तथा एक अदिश का गुणन करते हैं, किस प्रकार से हम अवयव का ऋण अवयव ज्ञात करते हैं तथा किस प्रकार से हम अवयव का अंतर ज्ञात करते हैं। इस पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अवयवों के योग के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स एडिशन। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्यूमुटेटिव लॉ। यदि मैट्रिक्स A तथा मैट्रिक्स B समान कोटि m क्रॉस n वाले दो अवयव हैं तो A प्लस B बराबर होगा B प्लस A के। यानी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनकी ऑर्डर सिमिलर है तो वैसे केस में आप चाहे A योग B करें या B योग A करें, आपको बराबर प्राप्त होगा। हमारा अगला गुणधर्म है साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ, जो कि कहती है समान कोटि m क्रॉस n वाले किन्हीं तीन अवयवों A, B, C के लिए A योग B योग C बराबर होगा A योग B योग C के। यानी कि जब आप तीन मैट्रिसेस में से A योग B के मान को जोड़ेंगे C के मान में तो आपको प्राप्त होगा वही मान जो कि आप A को जब जोड़ेंगे B तथा C से। हमारा अगला गुणधर्म है योग के तत्समक का अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि कहती है मान लीजिए कि मैट्रिक्स A एक m क्रॉस n अवयव है और O एक m क्रॉस n शून्य अवयव है तो A प्लस O बराबर होगा O प्लस A के, यानी कि A के। यह है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। हमारी चौथी प्रॉपर्टी है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व अर्थात द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जो कि कहती है मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स Aij जिसका की ऑर्डर होगा m क्रॉस n एक अवयव है तो एक अन्य अवयव घटा A बराबर होगा मैट्रिक्स घटा Aij जिसका की ऑर्डर होगा m क्रॉस n। इस प्रकार का है कि A योग A प्लस माइनस A इज इक्वल्स टू माइनस A प्लस A इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अवयव घटा A अवयव A का योग के अंतर्गत प्रतिलोम अवयव अथवा ऋण अवयव है। तो दोस्तों ये चार प्रॉपर्टीज हैं अवयवों के योग। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एक अवयव के अदिश से गुणन के गुणधर्म,
यदि मैट्रिक्स A तथा मैट्रिक्स B समान कोटि m क्रॉस n वाले दो आव्यूह हैं और K तथा L अदिश है, तो K गुणे A योग B बराबर होगा KA योग KB के, तथा K प्लस L गुणे A बराबर होगा KA प्लस LA के। तो दोस्तों यहाँ से आपको दो प्रॉपर्टी मिल रही है, जो कि है जब आप एक अदिश से गुणा करेंगे दो आव्यूह के योग से तो आपको प्राप्त होगा अदिश गुणे पहला मैट्रिक्स योग अदिश गुणे दूसरा मैट्रिक्स, तथा जब आप दो अदिश अर्थात K और L का योग से गुणा करेंगे एक मैट्रिक्स को तो आपको वो प्राप्त होगा K गुणे मैट्रिक्स A योग L गुणे मैट्रिक्स A। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक आव्यूह के अदिश से गुणन के गुणधर्म। तो दोस्तों अब आपने सभी प्रॉपर्टीज को जान लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। इन सभी टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा आव्यूहों पर संक्रियाएं। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे आव्यूहों का गुणन। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इस वीडियो में हम जनन स्वास्थ्य का परिचय और इससे संबंधित समस्याएं एवं कार्य नीतियों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। अब दोस्तों अब हम इस अध्याय में जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अत्यधिक जनसंख्या, गर्भ निरोधक, यौन संचारित संक्रमण और वंध्यता। आइए दोस्तों अब समस्याएं एवं कार्य नीतियों को समझते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है अत्यधिक जनसंख्या, और इस समस्या को काबू करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रम की शुरुआत करी। इनको परिवार नियोजन के नाम से जाना गया। इन सारे कार्यक्रमों में से जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सबसे प्रसिद्ध था। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार हो सके। और भी कई तरीके हैं जो जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और समस्या को काबू करते हैं, जैसे कि लोगों को जनन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करना, यौन शिक्षा देना जिसमें कि विद्यालय, परिवार एवं दोस्त भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जनन तंत्रों का विकास और STD यानी कि यौन संचारित बीमारियों के ज्ञान से भी समस्याएं कम हो सकती है। अगली कार्यनीति है जन नियंत्रण उपकरण, जिसमें कि इन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक करना और इनके फायदे बताना, और माँ और बच्चे की देखभाल।
अगला है यौन शोषण और सेक्स संबंधी अपराधों की रोकथाम, ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण विषय उल्बवेधन यानी कि एमनियोसेंटेसिस को पढ़ते हैं। उल्बवेधन एक भ्रूण लिंग और विकार निर्धारण परीक्षण है जो विकासशील भ्रूण के आसपास के एमनियोटिक द्रव में भ्रूण कोशिका के गुणसूत्र पैटर्न पर आधारित है। आइए अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। अब दोस्तों चिकित्सक अल्ट्रासाउंड की मदद से भ्रूण की तस्वीर को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है। इसको देखते देखते वो सही जगह डिसाइड करता है कि कहाँ से उसको सुई को अंदर डालना है। सुई को अंदर डालने से पहले जो चिकित्सक है वो लोकल एनेस्थीसिया देता है, जिससे कि जो सतह है वो सुन्न हो जाती है जहां से एमनियोसेंटेसिस की सुई को अंदर डालना है। अल्ट्रासाउंड मॉनिटर को ध्यान से देखते हुए चिकित्सक सुई को गर्भाशय में डाल देता है, जिससे कि वहां से वो एमनियोटिक द्रव को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये एमनियोटिक द्रव आगे टेस्टिंग के लिए जाता है, जिससे कि कई सारी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि जन्म दोष, आनुवांशिक विकार और भ्रूण का लिंग। अब दोस्तों कुछ लोग इस तकनीक का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, तो अब हम उसको पढ़ेंगे, इसके दुरुपयोगों के बारे में। इसका उपयोग सामान्य कन्या भ्रूण को मारने के लिए किया जा रहा है, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या से बचने के लिए इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अत्यधिक जनसंख्या को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों पिछले कुछ सालों में जो विश्व की जनसंख्या है वो उसमें विस्फोट हुआ है, वो काफी तेजी से बढ़ी है। और अगर आप अभी की जनसंख्या के बारे में बात करें तो अभी टोटल 7.7 अरब की जनसंख्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा है और आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर हम प्रतिशत में बात करें तो भारत और चाइना की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब इन जनसंख्या बढ़ने का भी कुछ कारण होगा, तो अब हम उस कारण को समझेंगे। सबसे पहला है बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। प्रजनन ज्ञान की कमी से भी अत्यधिक जनसंख्या होती है, यानी कि जनसंख्या बढ़ती है इससे भी। मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एवं शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फैंट मोर्टिलिटी रेट में कमी के साथ साथ जन्म आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहला उपाय है शिक्षा, दूसरा है विवाह योग्य आयु और तीसरा है परिवार नियोजन। अब शिक्षा वाले में हम लोगों को छोटे परिवार होने के फायदे के बारे में जागरूक कर सकते हैं और विवाह योग्य आयु हम उनकी निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि पुरुष में 21 वर्ष और महिलाओं में 18 वर्ष की आयु है विवाह योग्य। और परिवार नियोजन में जिसमें कि जन्म नियंत्रण उपकरण का इस्तेमाल आता है। इस वीडियो में हमने जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा और इससे संबंधित समस्याएं एवं कार्य नीतियों को समझा, और साथ ही में हमने उल्बवेधन यानी कि एमनियोसेंटेसिस को भी पढ़ा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम जन नियंत्रण के तरीके और सगर्भता का चिकित्सीय समापन को समझेंगे। धन्यवाद।
शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता चल, क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तू कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही करा। रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं, फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ, चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना?
बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे हैं तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जान, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे पहेली की सहेली है तू, ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या करी? अरे खींचो मत। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।